हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद IILM पे। मेरा नाम है शाहनवाज। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में विलियन बोलते हैं। इसके पार्ट 6 हमने ऑलरेडी बना दिए हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम पहुंच चुके हैं। और तो आपने अगर पार्ट 6 और इससे रिमेनिंग पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे प्रेस करके वो पार्ट्स देख सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म। बड़े इंपॉर्टेंट है, 4 टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी के अंदर लास्ट 3 साल से बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब से आ रहा है। तो तीनों चारों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुणधर्म। आपको हिंदी में नाम देख के समझ में आ रहा होगा, अणुसंख्यक, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, संख्यक मतलब संख्या। तो सॉल्यूशन यानी विलियन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे गुण होते हैं जो कणों की संख्या पर यानी अणुओं के कणों की संख्या पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। उस गुण, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। So those properties of solution which depends upon number of particles, और नंबर ऑफ पार्टिकल में स्पेसिफिक अगर हम करें तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हिंदी में विलियन के ऐसे विशेष गुणधर्म, ऐसे गुण जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे क्या गुणधर्म, ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती है? वो 4 प्रॉपर्टी हमारे पास में है, 4 गुण हमारे पास में, चारों को डिटेल में हमें पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हिंदी में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक का बढ़ना। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो इन चारों प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी हमको इस लेक्चर के अंदर। सॉरी, इस लेक्चर में हम चारों नहीं बात कर पाएंगे, जितना होगा उतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल हमारा चैप्टर अब खत्म होने जा रहा है, 2-3 लेक्चर और बनेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसको समझने से पहले हम वाष्प दाब में अवनमन यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझेंगे। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है अच्छे से, अगर आपने लास्ट लेक्चर को ढंग से देखा है तो ये आपको ये लेक्चर थोड़ा क्लियर होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी वापस रिक्वेस्ट है, आप पार्ट 6 जरूर देखें, तभी पार्ट 7 आपका क्लियर होगा। तो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे ओनली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन मतलब होता है कमी। तो यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ वाष्प दाब कम होने वाला है। तो ये वाष्प दाब कम कैसे होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक सॉल्यूशन नहीं, हम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम डाल देते हैं वाटर। अगर आपको पार्ट 6 क्लियर होगा तभी ये बात समझ में आएगी। हमने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया ए, सॉल्वेंट यानी कि विलायक लिया ए, और ये कौन सा नेचर का है? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वाष्पशील। ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अवनमन कैसे हो रहा है, पहले मैं ये फिनोमेना आपको समझा रहा हूँ, फिर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन हम करेंगे। तो हमने एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट लिया यानी विलायक लिया ए, नेचर क्या है इसका? वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील है। और वाष्पशील नेचर है तो आपको पता है इसकी क्या बनेगी? वाष्प बनेगी यानी इसकी वेपर बनना स्टार्ट होगी, क्योंकि वोलेटाइल इन नेचर है। सिमिलरली हम एक और कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर अगेन हम डाल देते हैं वही वोलेटाइल सॉल्वेंट। हमने यहां पर अगेन क्या डाल दिया? वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला यानी कि वाष्पशील विलायक। अब हमने करा क्या? यहां पर भी हमने सॉल्वेंट लिया ए, यहां पर भी हमने सॉल्वेंट लिया ए, दोनों ही वाष्पशील प्रकृति के यानी कि वोलेटाइल इन नेचर है। पर हमने क्या किया यहां पर, इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर हमने सॉल्यूट मिलाया। हमने क्या मिलाया? और ये सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। ध्यान देना यहां पर, ये सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल यानी कि अवाष्पशील। तो जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं वो अणु कणों की संख्या पर यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे। उसमें फर्स्ट हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसको मैं समझाना चाहता हूं आपको कि वाष्प दाब में कमी कैसे आती है, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज कैसे होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या थे? वोलेटाइल थे, यानी दोनों ही वाष्पशील प्रकृति के थे, और उसके लिए हमने राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया था।
यहाँ इस केस में हमने क्या करा, पहले एक केस में हमने लिया है सॉल्वेंट ए जो सिर्फ वोलेटाइल है, वाष्पशील है। दूसरे केस में भी हमने सॉल्वेंट जो लिया है वो क्या है, वाष्पशील है, लेकिन जो उसके अंदर हमने सॉल्यूट मिक्स किया है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल यानी कि अवाष्पशील है। तो ध्यान देना डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी जब भी किसी आप वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर यानी कि वाष्पशील विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस सॉल्यूशन या उस विलयन का जो वाष्पदाब है उसके प्रारंभिक वाष्पदाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब इस वाले केस में जो सॉल्वेंट हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस वाले केस में जो हमने सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया यानी विलयन बना दिया, इस केस में क्या होगा, इसका वाष्पदाब कुछ कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर आपको पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि वाष्पदाब में कमी से मतलब क्या है, प्योर फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे वाष्पदाब में कमी आ गई। तो वाष्पदाब में कमी कैसे हुई, सपोज करो हमने यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट लिया था, उसकी प्रकृति क्या है, वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल है। हमने सपोज किया यहाँ पर इसके पार्टिकल सरफेस पे होंगे और वोलेटाइल है तो ये वाष्प बनेगी। तो सपोज करो यहाँ पर हमारे पास में कितने पार्टिकल्स हैं, 100 पार्टिकल सरफेस के ऊपर हैं और ये 100 पार्टिकल ही क्या हो गए, वेपर बना लिया इन्होंने, क्योंकि वाष्पशील वोलेटाइल है ना। तो वोलेटाइल है तो क्या बनेगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वोलेटाइल वो होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं यानी वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। तो अगर ये वोलेटाइल है और हमने सपोज किया यहाँ पर कितने पार्टिकल हैं इसके, 100 पार्टिकल सरफेस पे, और 100 पार्टिकल ने ही क्या बना दी, वेपर बना दी। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 100 वेपर पार्टिकल बने यहाँ पर, तो सपोज करो प्रेशर भी कितना लगा इसके पास में, 100 एटीएम लगा। सपोज कर रहे हैं हम, सिर्फ मानने के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, समझाने के लिए आपको मान रहे हैं हम ये चीज कि 100 एटीएम यहाँ पर क्या है, 100 पार्टिकल का वेपर पार्टिकल का प्रेशर कितना है, 100 एटीएम है, इसमें कोई दिक्कत है। अब हमने क्या करा, इसी केस के अंदर हमने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तो लेट सपोज यहाँ पर ये जो ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूँ, ये पार्टिकल तो किसके हैं, अभी भी सॉल्वेंट के नहीं विलायक के। अब हमने क्या मिलाया इसके अंदर, सॉल्यूट जो मैं रेड पेन से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन बनेगा तो हमने पढ़ा था सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस यानी कि समांगी मिश्रण होता है, और समांगी मिश्रण में हर जगह पर कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर ऐसा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यानी विलायक के कण ही होंगे सरफेस के ऊपर, नहीं, यहाँ पर सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल भी आएंगे जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको रेड पेन से। अब पहले यहाँ पर कितने पार्टिकल थे, टोटल 100 पार्टिकल। अब यहाँ पर क्या 100 पार्टिकल हो सकते हैं क्या सॉल्वेंट के ओनली, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि सॉल्यूशन बन चुका है, नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील विलय आ चुका है यहाँ पर। तो अवाष्पशील विलय क्या वाष्प अवस्था में यानी कि वेपराइज होगा क्या, नहीं होगा। तो ये रेड पार्टिकल जो है वो वेपराइज नहीं होंगे। ओनली कौन से पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ब्लैक पार्टिकल। तो लेट सपोज यहाँ पर 80 पार्टिकल्स हैं, कुछ कम होंगे ना, कॉमन सी बात है, सॉल्यूट आया है तो कुछ जगह सॉल्यूट ने लिए यानी विलय ने लिए। तो 80 पार्टिकल्स यहाँ पर सॉल्वेंट वाष्पशील वोलेटाइल है, और 20 पार्टिकल्स किसके हैं, नॉन वोलेटाइल। तो क्या 20 पार्टिकल्स की वेपर बनेगी, नहीं बनेगी। यहाँ पर टोटल वेपर कितनी बनेगी, सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पर कितने पार्टिकल बने, अगेन 80, यहाँ पर 100 से 100 वेपर बनी थी तो 100 एटीएम प्रेशर हमने ले लिया था। तो यहाँ पर कितना प्रेशर आएगा, 80 एटीएम। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि कैसे वेपर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर 100 था, यहाँ पर कितना था, 80 था। तो बताओ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हमने मिलाया इस केस में, तो क्या इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाष्पदाब कम नहीं हो गया क्या, पहले कितना आ रहा था हमारे पास में 100 एटीएम, अब कितना आ रहा है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, वाष्पदाब में कमी यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, डेफिनेशन क्या होगी, जब भी किसी वाष्पशील विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब उसके शुद्ध अवस्था के विलायक से कुछ कम हो जाता है। यानी कि व्हेन वी डिसॉल्व non-volatile solute in volatile solvent, then vapor pressure of solution will decrease from its initial state. Initial state कौन सी थी इसकी, solvent वाली फॉर्म। तो ये हमारा lowering of vapor pressure आपको समझ में आया। अब इसके ऊपर हम इसका डेरिवेशन एक कर लेते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मीनिंग है, उसको भी समझ लेते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब हम यहाँ पर रिलेट करना चाह रहे हैं किसी ना किसी से, है ना। आपेक्षिक, आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, तुलना करना, और रिलेट करना मतलब क्या होता है, तुलना करना। तो हमने जो अभी दो एग्जांपल लिए थे, इस वाले केस के अंदर मैंने मान लिया सॉल्वेंट था तो क्या है, पीए, पीए इज इक्वल टू क्या होगा, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट ए एक्स ए, फर्स्ट केस में है ना, जब हमने सिर्फ सॉल्वेंट लिया था। और जब सॉल्वेंट लिया है तो बताओ एक्स ए कितना होगा, क्योंकि अकेला सॉल्वेंट है तो एक्स ए कितना होगा, मोल फ्रैक्शन 1 ही होगा पूरा। तो Pa विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए
ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में हमने क्या करा, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था, यानी कि अवाष्पीय विलय मिलाया, तो क्या होगा, Pa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए एक्स ए। अब बताओ क्या एक्स ए की वैल्यू 1 होगी क्या उस केस में? सेकंड केस के अंदर हमने फर्स्ट केस में सिर्फ सॉल्यूशन लिया था, सॉरी सॉल्वेंट लिया था, सेकंड केस में हमने क्या मिला दिया था उसके अंदर, सॉल्यूट मिला दिया था। तो क्या अब एक्स ए की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर सॉल्यूट यानी विलय के कण आ चुके हैं, तो अब एक्स ए इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2 होगी। और हमें पता है ये जो वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, और जब सॉल्यूट मिला देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डेल्टा पी कैलकुलेट कर रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम क्या करना चाहते हैं कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। होगा या नहीं होगा, पी नॉट ए इनिशियल स्टार्टिंग में जो था वो पी नॉट ए था, उसके बाद में क्या हो गया, वो कम हो गया। तो डेल्टा पी को आगे लेके चले अगर हम, तो पी नॉट ए इज इट इज रहेगा माइनस पी ए की जगह क्या रखोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 से पी नॉट ए एक्स ए। बताओ क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, इज इक्वल टू, अगर मैं पी नॉट ए कॉमन ले लेता हूं यहां पर, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते, 1 माइनस एक्स ए। ठीक, अब क्या कर सकते हैं बताओ, 1 माइनस एक्स ए कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, हमें पता है, क्या पता है हमें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो मुझे बताओ एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं हम, एक्स बी रख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। अब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए जो होता है वो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है, डेल्टा पी मतलब क्या है, कमी, वाष्प दाब में कमी, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और किससे कंपेयर किया हमने इसको, पी नॉट ए से, यानी कि इनिशियल स्टेट से कंपेयर किया। तो मैंने बताया आपको रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या, हमने तुलना करी है, कंपेयर किया है किससे, प्योर सॉल्वेंट से किसको, कि कितनी कमी आई है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, आपके एक्सबी के। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं हम कि क्या ये अभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा। तो बताओ यहाँ पर एक्सबी, एक्सबी क्या होता है, एक्स यानी मोल फ्रिक्शन, मोल अंश किसका, बी, बी यानी सॉल्यूट का, यानी कि विलय का। इसको अगर मैं लिखूं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मुझे बताओ एन बी क्या होता है, एन बी होता है आपके पास में बी के मोल, और मोल क्या होती है, संख्या, और संख्या यानी कि नंबर। तो यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलय के कणों की संख्या के ऊपर। तो क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, बिल्कुल ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये डेरिवेशन छोटा सा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया होगा आपको। इसी में आगे हम बात करते हैं, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। अगर डेरिवेशन में कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसको और क्लियर कर सकूं। मेरे हिसाब से मैंने लगभग सब कुछ क्लियर कर दिया आपको। अब आगे हम बात करते हैं, हम जितने भी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन सभी के अंदर हम क्या एक ड्राइव फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो करेंगे मोलर मास एमबी का, यानी विलय का मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी अभी हमने ड्राइव किया, और एक्स बी की जगह क्या मैं रखता हूं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी रख सकते हैं। इसको आगे लेके चलते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, अगर सपोज करो लेट सपोज एन ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, एन बी से। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि एन ए जो है वो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी सॉल्यूट के। तो जब नंबर बहुत ज्यादा है तो एन ए प्लस एन बी को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं हम, एन ए, क्योंकि एन बी का वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो माइनर सा नंबर अगर आप ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। कहने का मतलब 0.01 में 0.0001 अगर ऐड करूं तो मैं अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकता हूँ ना उसको। सिमिलरली एन बी की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप एन बी को प्लस करो एन ए के ऊपर, उसके सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लिख देते हैं, एन ए लिख देते। तो हमने नया डेरिवेशन क्या किया, एन बी अपॉन एन ए। अब क्या आपको मोल निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, क्या होता है मोल निकालने का फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास, विलय का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन
Ma। इसको सोल्व करें, हमें निकालना क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। मैंने बताया हर डेरिवेशन में आप ये करोगे, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप ये करने वाले हो। तो WB अपॉन MB, WB अपॉन MB आपको निकालना क्या है, MB निकालना है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू क्या होगा, MA अपॉन WA। हमें निकालना क्या है, MB निकालना है, तो इसको इस तरफ ले लेते हैं MB को। MB यानी क्या होता है, मोलर मास ऑफ B यानी कि सॉल्यूट, विलेय का मोलर द्रव्यमान। MB इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, P नॉट A अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय WB इंटू MA अपॉन WA। ये आपके मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला बन गया। एक क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर है। तो यह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पूरा डिटेल डेरिवेशन में आपको कर दिया है। इसमें कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट करके बताइए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद में सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या आती है, आपको पता ही है, मैंने आपको सब मेंशन कर दिया था पहले। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में आ रही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं अब हम। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये भी उसी चीज पर, उसी फिनोमिना पे डिपेंड करेगा। फिनोमिना वही रहेगा आपका, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आपको मिलाना है, यानी कि अवाष्पशीय विलेय को आपको मिलाना है वाष्पशीय विलेय वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। तो जैसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हुआ था, अब क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो इसको समझने से पहले हमें पहले बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक समझना पड़ेगा कि क्वथनांक होता है क्या है। तो आप सभी को अच्छे से पता है क्वथनांक क्या होता है। क्या होता है क्वथनांक, क्वथनांक वह ताप का बिंदु है जहां पर कोई भी द्रव गैस में बदल जाए, यानी कि दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। पहली डेफिनेशन तो ये। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी कि किसी भी लिक्विड यानी कि द्रव का जो वाष्प दाब है वो किसके इक्वल हो जाए, 1 atm के, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। क्वथनांक बढ़ने का मतलब क्या होगा, सपोज करो आपका पानी है, पानी का क्वथनांक कितना होता है जल का, 100। अगर आपने पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नमक मिला दिया, तो पानी क्या 100 डिग्री पर उबलेगा, तो नहीं उबलेगा। कुछ ना कुछ पानी का वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नमक जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो वाष्पावस्था में इतनी आसानी से नहीं जाता नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो हमें क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या, जब भी किसी अवाष्पशीय विलेय को आप वाष्पशीय विलायक में मिलाओगे तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉलिड में मिलाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की बात कर लेते हैं हम कि भाई ऐसा क्या रीजन है, उसको एक रफली समझ लेते हैं। इसका ग्राफ बनेगा, डायग्राम, तो मैं एक ग्राफ बना देता हूं, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन वक्र। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर्व है ना। तो होगा क्या, इधर हम लेंगे प्रेशर टर्म को, इधर हम लेंगे टेम्परेचर टर्म को। आपको पता है प्रेशर टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ता है। तो हम पहले जो ग्राफ बना रहे हैं, सपोज करो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कर्व इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो लाइन हमारी आ रही है, ये कौन सी लाइन है, ये जो प्रेशर है ये 1 atm है। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 1 atm के। तो सपोज करो ये जो हमने लिया, ये किसके लिए लिया, ये है आपका सॉल्वेंट, ये क्या है आपका सॉल्वेंट। इसको एक तरीके से और देख लो इधर, ये तो ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे हम इसके अंदर, सॉल्यूट। ये आपका सॉल्वेंट है प्योर, इसके अंदर आप क्या मिलाओगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे ना, इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे। तो हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, यानी कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी कहाँ है वाष्प दाब, ये प्रेशर की एक्सिस है ना, ये कौन सी है, टेम्परेचर की।
अभी कहां पर है वाष्प दाब? यहाँ पे। अब जब इसके अंदर हमने कुछ विलय मिलाया है तो क्या वाष्प दाब में कमी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो कमी होगी तो कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ? यहां से। और जब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा तो कैसे चलेगा ये ग्राफ? तो ऐसे चल सकता है, पैरेलल ही चलेगा एकदम। तो ये वाला टेम्परेचर, ये देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट, हमने क्या बोला था? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? जिस पर वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? 1 atm के। तो इस अगर लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं और इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं, दो अलग अलग लाइन है। इसको हम बोलेंगे टीबी नॉट, इसको हम बोलेंगे टीबी। देखिए ये वाला जो सेकंड वाला ग्राफ हमने बनाया, ये किसके लिए है? सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पीय विलय को मिला दिया। ये आपका ग्राफ है जिसको हम क्वथनांक उन्नयन वक्र कहते हैं। ठीक है। अब टीबी नोट क्या है? टीबी क्या है? तो टीबी नोट, नोट मैंने आपको बताया था हमेशा प्योर के लिए होता है। टीबी यहां पर है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्वथनांक। ठीक है। बॉइलिंग, बी मतलब बॉइलिंग है, तो उस टीबी को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक। किसका क्वथनांक है? प्योर सॉल्वेंट का, यानी पानी का या जो भी सॉल्वेंट मिल गया। और टीबी क्या है आपका? सॉल्यूशन का। तो मुझे बताओ ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 है। हमने पूरा ग्राफ बना के देखा रिलेशन के साथ में। रिलेशन कौन सा है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T या T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। तो यहाँ पर टीबी और टीबी नोट में कौन छोटा कौन बड़ा? तो टीबी छोटा, टीबी नोट छोटा होगा, टीबी क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ पर बताओ क्या बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट नहीं आ गया क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा टीबी बोलेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है? एक तरीके से समझ लो, सपोज करो ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा इस कर्व से, इस उन्नयन वक्र से, यानी क्वथनांक एलिवेशन जो कर्व है बॉइलिंग पॉइंट का, उससे भी समझ में आ गया। नहीं आया तो सपोज करो आपने लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी किसकी है? 1 atm की। इसका 1 atm लाइन है। ये आपका कोई सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है? अभी हल 0.2 atm है। मान लिया हमने ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब विलायक है। अब हम इस सॉल्वेंट के अंदर, विलायक के अंदर क्या कर रहे हैं? अवाष्पशीय विलय को मिला रहे हैं। तो 0.2 से 1 तक जाने के लिए जो टेम्परेचर है वो आपका टीबी नोट है। क्वथनांक किसे तो बोलेंगे? क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब 1 atm के क्या हो जाए? बराबर। अभी कितना है? 0.2। हमने कहां तक लेके जाना है? 1 atm तक। अब हमने इसके अंदर क्या मिला दिया? अवाष्पशीय विलय मिला दिया। तो क्या होगा बताओ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या हो जाएगा इसका? कम। अभी हमने पढ़ा लास्ट फर्स्ट टॉपिक जो था, जब भी अवाष्पशीय विलय को अवाष्पशीय विलायक में मिला, ये कुंजी, इसको समझ के रखना है आपको, ये पकड़ के रखना है आपको कि अवाष्पशीय विलय को जब भी वाष्पशीय विलायक में मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक, सॉरी, इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम। उसी से रिलेटेड है ये बॉइलिंग पॉइंट भी। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो कितना हो गया? सपोज करो 0.1 atm। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, यहां से यहां तक जाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए? सेकंड केस में तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। ये कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 साल से नहीं आया, ये कर्व आ सकता है पूरा पूरा। इसको ढंग से समझ लेना अच्छे से, बुक में और अच्छे से दे रखा है, वहां से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो नोट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके पास। आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेरिवेशन किया था, तो डेरिवेशन में क्या करेंगे? हमें पता है राउल्ट्स लॉ क्या है? वी नो दैट कि डेल्टा पी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेल्टा पी के। अभी हमने मोलर जो कर्व बनाया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व था। आपको पता है हमेशा बढ़ते हुए होता है। और आपको पता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक्सबी के। तो क्या इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एक्सबी के। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ कांस्टेंट लगा दिया हमने के एक्सबी। आपको एक्सबी के बारे में भी पता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? के एज इट इज है आपका। और एक्सबी क्या होगा? एनबी अपॉन एन ए प्लस मोल फ्रैक्शन, मोल अंश होता है, फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से। और इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? ओनली एन ए। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था लास्ट डेरिवेशन के अंदर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एनबी अपॉन एन ए। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा? हाँ, इजी समझ के चलेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू के, एनबी की जगह क्या रखेंगे हम? डब्ल्यू ए अपॉन, सॉरी एनबी है ना, तो डब्ल्यू बी अपॉन एमबी, मास अपॉन मोलर मास, अपॉन एनए की जगह क्या रखेंगे हम? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू एम ए, सॉरी के इंटू एम ए। इस वाली वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, और इस पूरी टर्म को एक साथ लिख रहा हूं मैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसमें कोई दिक्कत है? अब ये तो कांस्टेंट है, सॉल्वेंट का जो मास, मोलर मास है वो कांस्टेंट होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम अगर लिखते हैं तो इसको एक नया कांस्टेंट बना रहे हैं हम, केबी। केबी क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, डेरिवेशन के अंदर आएगा ही। उसके बाद ये देखिए डब्ल्यू बी क्या है?
बी विलय के लिए यानी सॉल्यूट के लिए, और डब्ल्यू मतलब मास। तो विलय का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान। क्या कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? ये है मोलैलिटी का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं याद है तो मोलैलिटी वाले लेक्चर में एक बार ढंग से देखें। मोलैलिटी का फॉर्मूला है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई एम। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, केबी इंटू एम। एम मतलब क्या होता है, मोलैलिटी यानी कि मोललता। ठीक है, मोलरता अलग होता है, मोललता में द्रव्यमान लेते हैं विलायक का, तो ये वही द्रव्यमान है। प्रोपोर्शन घटा देंगे तो क्या लग जाएगा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम। तो एक रिलेशन हमारे पास में ये बना है। यहाँ पर डेल्टा टीबी क्या है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। और एलिवेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टीबी माइनस टीबी नोट, ज्यादा में से कम को तो घटाएंगे। केबी यहाँ पर क्या होता है, केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एम यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, मोलल एलिवेशन की जगह क्या आ जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और यहां पर मोलरता। और वाटर के लिए केबी की वैल्यू 0.52 होती है। कितनी होती है, 0.52। इसमें कोई दिक्कत है? अब इस केबी के बारे में थोड़ी और डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर मैं केबी का फॉर्मूला लिखूं तो केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन, केबी पे फोकस करेंगे, डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक है, अगर मैं m को क्या कर दूं 1, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, केबी के इक्वल। तो इसके डेफिनेशन बना सकते हैं केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या है कि एक मोलल का मतलब कब होगा एक मोल, जब एक मोल को आप 1 किलोग्राम में डिसोल्व कर दोगे। एक मोल विलय को यानी सॉल्यूट को आप 1 किलोग्राम विलायक के अंदर जब डिसोल्व करोगे, मोललिटी 1 कब होगी, जब नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 1, और डब्ल्यू भी कितना होगा 1 होगा। तो मोललिटी जब 1 होगी, मोललता जब 1 होगी, तो जो क्वथनांक में उन्नयन है वही क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, तो इसकी क्या यूनिट होगी, केल्विन, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास में, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट बनेगी। और वाटर के लिए वैल्यू कितनी होती है, वाटर के लिए होती है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये एक डेरिवेशन है हमारा पूरा कंप्लीट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। एक और आगे डेरिवेशन आप इसके अंदर देखेंगे जो हमने लास्ट वाले में निकाला था, मोलर मास फाइंड करने का। तो मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे देखें, इसको हटा देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन हो रहा है। अगर आप नोट्स बना लेंगे इसके तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। मोलर मास कैसे निकालते हैं, एमबी हमको निकालना ही है सभी के अंदर। तो क्या करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी इंटू एम। एम का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमें क्या निकालना है, एम बी। तो एम बी को ले चलते हैं इधर घुमाते घुमाते, एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू। ये आपका फॉर्मूला है किसका, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का यानी मोलर द्रव्यमान विलय का। तो ये हमारे दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गए। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, क्वथनांक और क्वथनांक बनने यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए प्लीज कमेंट करके। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्लियर करके समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताएं। एक या 2 लेक्चर और बनने वाले इस चैप्टर के, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनाए। अगर किसी के पास बुक्स वगैरह हैं तो बुक में देख के मुझे बता दें कि कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट चाहिए, तो हम वो लेक्चर स्टार्ट कर देंगे कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे। कल शायद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ही है और शेयर भी करना ही है। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।